So when we understand Natya Shastra, so we see it, the beginning of Natya Shastra is related to uh, a स्टोरी जहाँ पे ये माना जाता है कि जो जितने गॉड्स थे ना, जितने देवी देवता थे, वो कंसर्न्ड थे कि जो धर्म है इसको सस्टेन करने की जरूरत है, और धर्म ही बहुत बुरी तरीके से पतन की तरफ, डिक्लाइन, वेन हो रहा है, और ह्यूमन बीइंग्स जो हैं हर एक इरा, हर एक युग में बहुत सारी सफरिंग से अफेक्टेड हैं। और इसीलिए जो वी ऑल नो द हेड गॉड इंद्र जो गॉड हैं, ही वाज अगेन वरिड, उन्होंने ब्रह्मा को रिक्वेस्ट की, यू नो द लॉर्ड ऑफ क्रिएशन, कि आप कुछ क्रीड़ा नायक, ये जो एक एक वे समझाइए लोगों को जिससे कि वो समझ सकें, एंटरटेन हो सकें, एजुकेट हो सकें। और फिर हमने कहा कि दिस दिस नॉलेज फॉर फिफ्थ वेद, जब हमने कहा कि भरत मुनि जो हैं उन्होंने नाट्य शास्त्र को एक पांचवा वेद की लेवल पे एड्रेस किया, तो उन्होंने ही दिस बिगिनिंग, हम जब बात करते हैं कि नाट्य शास्त्र लिखा क्यों गया, सो दैट मीन्स जो गॉड्स थे दे वांटेड कि एक ऐसी कलेक्शन आए प्रिंसिपल्स की, सिद्धांतों की, जो विजुअल भी हो, और वो जो ऑडिटरी, जो सुनकर भी देयर इज दिस इंस्ट्रक्शन जो लोगों तक पहुंचाई जाए। तो नाट्य शास्त्र हमारे सामने क्या है, एक किस्म की थियोरी आई, थिएटर थियोरी। Let us now understand that something that is given as a principle to us, वो किसके लिए लिखा है, लोग जो हैं वो अवेयर हो सके, समझ सकें कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो वो सीधा बताओगे तो वो डायडेक्टिक लगेगा, तो उसको एक अच्छे ढंग में, विजुअल वे में दिखाया जाए और चीजें अच्छी समझ आ जाती हैं उसी चीज से। इतना कहने के बाद अगर हम ये कहें कि नाट्य शास्त्र ने बात की है इमोशंस की, रस की, है ना, एक्टिंग के बारे में बहुत सारी थ्योरी और प्रिंसिपल्स बताए गए हैं इस बुक में। मैंने अभी कहा विजुअल, जिसको कि दृश्य कहा जाता है। देन देयर इज दिस श्रव्य, जो कि ऑडिटरी से जुड़ा है, सुनने की क्षमता, है ना, उसके एलिमेंट पे फोकस करता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है नाट्य शास्त्र की। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज जो नाट्य शास्त्र में आती है, डिस्कस होती है, वो है रस। रस इज द सेंटिमेंट, और ये जो सेंटिमेंट, ये जो इमोशन क्रिएट होता है संस्कृत ड्रामा में, ये बहुत सारा हमने इसको समझा है कि कितनी ज्यादा डिफरेंट काइंड्स हैं रस की, है ना। हमने इसके बारे में बात की है, आई शेयर्ड द ब्लॉग पोस्ट विद ऑल ऑफ यू। तो हमने रस को जब समझा तो कहा कि जब हम अरिस्टोटल की थॉट पढ़ रहे थे, ग्रीक ड्रामा इडिपस रेक्स को समझते हुए, हमने तब भी कहा कि ऑडियंस जो है जब देखती है प्ले को, तो वो भी टेस्ट करती है इमोशन को, है ना। तो दैट मीन्स यहाँ पे बड़ा इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट समझने की जरूरत है कि जो इंडियन ड्रामेटोजी है, ये जो नाट्य शास्त्र है, जो ये थ्योरी है थिएटर की, ये ज्यादा किस पे फोकस करती है, एक्टिंग स्किल पे, है ना। ये बात करती है कि जब आप सामने प्ले में देखते हैं कि वहां पे श्रृंगार रस की बात हो रही है, तो दैट मीन फिजिकली मैनिफेस्टेशन हो रहा है किसी इमोशन का, है ना। तो जब आप नाट्य शास्त्र को ध्यान से देखते हैं, उसमें बहुत सारी बातें अभिनय के ऊपर हैं। वो कहते हैं कि आपकी एक्सप्रेशन एक्यूरेट होने चाहिए, उसको वो ज्यादा फोकस करते हैं इस बात पे, रादर देन द फीलिंग ऑफ द इमोशन। मैं ये सारी बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपैरिजन। ईस्ट में किस किस्म की क्लासिकल ड्रामा को लिखा गया, वेस्ट में किस तरीके से लिखा गया, है ना। ये जब हम इंडियन थियोरी की बात कर रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि वो इमोशन को रिजेक्ट कर देते हैं, है ना।
अब जब हमने अरिस्टोटल की बात की तो हमने कहा कि वो तो बिल्कुल, ये अरिस्टोटल बार बार क्या कह रहे थे, वो कथारसिस की बात कर रहे थे। अरिस्टोटल ने क्या कहा कि जब कैरेक्टर्स देखते हैं कुछ दुखद ट्रेजिक इवेंट तो क्या हो जाता है, इमोशनल पर्जिंग हो जाती है ना, शुद्धिकरण हो जाता है, जैसे इमोशनल जो केओस, जो टर्मोइल है, वो सब क्लेंस हो जाता है। और ये वो इमोशनल पर्जिंग है, कथारसिस है, जो एक्टर्स भी एक्सपीरियंस करते हैं, है ना। ये आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू रिवाइज ऑल द थिंग्स दैट हैव बीन डन, दैट हैव बीन टॉक्ड अबाउट इन द क्लास टिल नाउ। सो वी सी दैट ग्रीक एंड इंडियन ड्रामा जो हैं, इनके अपने जो ये परफॉर्मेंसेस करते थे थिएटर के, ये क्या थे, ये दो सोर्स थे, मतलब उनके दो एम्स थे, एक तो प्लेजर, एक इंस्ट्रक्शन, इंसाइट, नॉलेज फ्रॉम दैट परफॉर्मेंस। यही हम बार बार बात कर रहे हैं जब हम नाट्य शास्त्र को समझ रहे हैं कि ड्रामा जो था वो क्या था, उसका गोल क्या था ड्रामा का, कि आपने इंस्ट्रक्ट करना है विद द द वे ऑफ प्लेजर, एंटरटेनमेंट। सो हमने जब ग्रीक ट्रेजेडी, या हम जैसे इडिपस रेक्स को भी हमने समझा, है ना, हमने कहा कि कुछ ऐसे स्ट्रगल्स होते हैं, है ना, जो बहुत इम्पॉसिबल लगते हैं और सामने फेट है, उसको ओवरकम करने की कोशिशें हो रही हैं। और जब अरिस्टोटल जैसे फिलोसोफर बात करते हैं इमोशनल इफेक्ट क्या होता है ड्रामा का, तो वो भी बात करते हैं कि जब सामने इडिपस रेक्स परफॉर्म हो रहा है और वहां पे ऑडियंस के अंदर सिंपैथी, उनकी एक्साइटमेंट, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, इसी से तो कथारसिस होता है। और कथारसिस हमको हम क्या समझते हैं, इमोशंस पर्ज हो जाती हैं, जिससे कि बहुत जरूरी है, जो कहानी को वो देख रहे हैं उसको देखने से जो उनके मन में इतना टर्मोइल आ गया है इमोशंस का, वो पर्ज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, now let us come back to नाट्य शास्त्र, let us come back to understanding Indian classical drama, जहाँ पे हम ये समझते हैं कि जो स्ट्रक्चर था समाज का, सोसाइटी का, वो वर्णों में डिवाइडेड था, है ना। और हम लोगों ने ये भी समझा है कि जो जो ऑडियंस होती थी, जो ड्रामा को देखने जाती थी, तो वो भी इट वाज कंसिडर्ड कि उनका अलग सेक्शन होता था, यू नो, हैविंग गुड कैरेक्टर, हाई बर्थ, ये सारी बातें नाट्य शास्त्र में डिफाइंड हैं कि जो जो भी ड्रामा को देखने जाता है, दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी अलर्ट, ऑनेस्ट, यू नो, समवन हु इज अनअफेक्टेड बाय पैशन। और इस किस्म से नाट्य शास्त्र ने डिस्क्राइब किया है कि जो इंसान थिएटर देखने जाता है, जिसको हम दर्शक कहते हैं, स्पेक्टेटर कहते हैं, प्रेक्षक शब्द का इस्तेमाल किया है भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में। सो दैट मीन्स जो हम क्लासिकल ड्रामा की बात कर रहे हैं वो ऐसे ही नहीं है, इन डेप्थ रिसर्च है, इन डेप्थ एनालिसिस है, इन डेप्थ डिस्क्रिप्शन है प्रिंसिपल्स का। अब शूद्रक का हमने प्ले मृच कटिका को अप्रोच करना है। लेट नाउ अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ राइटर्स वर दीज। भास, मैंने जब बिगिनिंग में आपसे अभिज्ञान शकुंतलम से पहले कालिदास और उनके कंटेम्पररीज का जिक्र किया था, या मैंने बिल्कुल इनिशियल लेक्चर में आपको इंडियन क्लासिकल प्ले राइट्स की बात की थी, तब हमने एक एक करके इन राइटर्स का नाम और इनके इम्पोर्टेंट प्लेस। तो जब हम ये बात, मैं मुझे लग रहा है मैं रिपीटेड वे में बता रही हूँ बहुत बार, कि जो एंशियंट क्लासिकल वर्क्स हैं, सबसे मुश्किल है उनकी डेट्स को डिफाइन करना। उसका रीजन क्या है कि बहुत कुछ जो है वो रिकॉर्ड में नहीं है। 20th सेंचुरी के रिसर्च की वजह से हम लोगों को इतने एंशियंट जो वर्क्स हैं वो डिस्कवर कर पाए हैं हम, और उनमें से एक है भास। तो मैं आगे कोई और बात करूं, हम इस राइटर जो कि सबसे फर्स्ट प्ले राइट अगर इन क्लासिकल ड्रामा में कोई है तो वो भास हैं, संस्कृत थिएटर के। अब जितने भी मैंने अभी कहा जो संस्कृत प्ले राइट्स हैं, इनकी डेट्स हमेशा से डिस्प्यूटेड रही हैं, लेकिन इतना क्लियर है कि कालिदास से पहले थे भास।
और जो जब हम ये बात करते हैं कि कालिदास जो हैं वो फर्स्ट सेंचुरी बीसी में बहुत ज़्यादा फेमस हुए, सुभाष जो है उनको आप सेकेंड या थर्ड सेंचुरी बीसी में प्लेस करते हैं। और अगर आप कालिदास को फोर्थ सेंचुरी में एडी में रखते हैं, फोर्थ सेंचुरी एडी में, तो वो अगर भास को खैर ये सारी चीजें बिकॉज भास हमारे सिलेबस में डायरेक्ट राइटर नहीं है, क्योंकि मृच्छकटिका एक ऐसा प्ले है जो भास के प्ले से इंस्पायर्ड है, इसीलिए हमें भास के बारे में भी समझ होनी चाहिए। तो जो ये इनके भास के प्लेज हैं इतने पुराने, ये मतलब फर्स्ट प्ले राइट माने गए हैं संस्कृत थिएटर में, इनकी भी जो प्लेज हैं बहुत मुश्किल से डिस्कवर हो पाए। इन्होंने जो क्रिटिक्स हैं साउथ इंडिया में, जो हिस्टोरियंस हैं, क्रिटिक्स हैं, उन्होंने बहुत काम किया भास के प्लेस पे। और तब मैंने जैसे कहा 1920th सेंचुरी की जो रिसर्च है उनमें भास के प्लेस को डिस्कवर किया गया। तो 1912 और 15 का टाइम है जब इनके अराउंड 13 प्लेस डिस्कवर किए गए। और जब हम, अगर मेरे जिन बच्चों ने बिगिनिंग की क्लासेस लगाई हैं उनको ये याद होगा कि भास जो हैं उनके जितने भी प्लेस थे वो किससे इंस्पायर्ड थे, रामायण और महाभारत से। तो उनका एक प्ले था स्वप्न वशवदत्ता। तो वशवदत्ता जो है वो कैरेक्टर है, वशवदत्ता इन द ड्रीम, ये उनका प्ले है, बड़ा फेमस हुआ था। इसमें उन्होंने एक राजा उदयन की स्टोरी, उनकी जो क्वीन है उदयन की क्वीन है वशवदत्ता, उनकी स्टोरी है ये एक उनकी। और वन एक्ट प्ले था भास का उरुभंग, उरु इज द थाई ना, ब्रेकिंग ऑफ द थाई एक उनका अलग प्ले था। मैंने, अगर आपको एक और चीज़ याद हो कि एक और बात में भास अलग दिखाए थे, मैंने कहा था कि नाट्यशास्त्र में जितने प्रिंसिपल्स बताए गए हैं भास के प्ले फिट नहीं होते उन प्रिंसिपल्स पे, है ना। ये जो वन एक्ट प्ले है ब्रेकिंग ऑफ द थाई, ये भी उन प्रिंसिपल से बिल्कुल अलग है जो नाट्यशास्त्र में दिख बताए गए हैं। क्या कोई बता सकता है कि क्यों अलग हो सकते हैं ये? क्या रीजन था ऐसा जो नाट्यशास्त्र में बोला गया था कि प्ले ऐसा होना चाहिए? नाट्यशास्त्र में एक बात बहुत क्लियर बताई थी कि जो ट्रेजिक एंडिंग नहीं होनी चाहिए प्लेस की। और भास ने ब्रेकिंग ऑफ द थाई में दुर्योधन, क्योंकि उसी की बात हो रही है ना, तो दुर्योधन को प्ले की एंड में उनकी डेथ को शो किया था। ओके, बट इम्पोर्टेंट थिंग जो तुम सबने अपने आंसर में कोट करनी है, एक इनका प्ले है दरिद्र चारुदत्त। उसका अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें तो वो है द पुअर चारुदत्त। वो एक ऐसा प्ले है जो 4 एक्ट्स में है, ठीक है। उसमें कोई वो एक्चुअली फ्रेगमेंट में है, वो प्ले कंप्लीशन में नहीं है। ये माना जाता है कि इस प्ले का ही एक इंस्पिरेशन जो शूद्रक ने मृच्छकटिका नाम के प्ले में को डेवलप किया, इस प्ले को डेवलप किया 10 एक्ट्स में। तो अभी आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि नाट्यशास्त्र में कौन से प्लेस, क्या नाम दिया था कि प्लेस कौन से होते हैं? नाट्यशास्त्र में संस्कृत ड्रामा के बारे में क्या बताया था कि प्लेस क्या होते हैं, प्लेस की टाइप्स होती हैं कुछ? मैम रूपक एंड रूपक। हाँ महक, पहले तुम बोलो। मैम रूपक मेजर टाइप होते हैं जिसके फर्दर 10 टाइप्स होते हैं, नाटक और प्राकृत। शाबाश। पीयूष, तुम कुछ कह रहे थे? यस मैम, रूपक और उपरूपक ये बता रही Very थी। good, excellent. I am so glad my students read what I ask them to read. ये बातें जब आप रूपक की बात करते हैं, जब आप प्राकरण और नाटक की बात करते हैं, so that means you show
कि आप अपनी एग्जामिनर को बताते हैं कि हमने बेस को समझा है, ठीक है। और मैम प्राकरण जो था वो भी इमेजिनेटिव स्टोरीज होती थी। बिल्कुल। जब हम रूपक और प्राकरण को समझते, रूपक में जब हम नाटक और प्राकरण को समझते हैं तो हमने ये क्लियर क्लासिफिकेशन हमें आनी चाहिए दैट नाटक इज अ प्ले दैट हैज दी एलिमेंट की उसमें संस्कृत भाषा को यूज किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टर्स, हमने कहा था कि कुछ ऐसा समाज का वर्ग था जो सिर्फ प्राकृत भाषा को यूज करता था, राइट। तो ये चीजें हमें हमें मेंशन करनी चाहिए। और हमें क्या मेंशन करना चाहिए कि मृच्छकटिका जो है, अगर तुम अभिज्ञान शकुंतलम के साथ भी देखो कंपेयर करके, अभिज्ञान शकुंतलम एक ऐसा प्ले है जो एक किंग के ऊपर है, राइट। और जो मृच्छकटिका प्ले है ये प्राकरण प्ले है, क्योंकि ये एक आम लोगों की कहानी को बयां करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो मुझे लगता है हम आगे बढ़े, मृच्छकटिका की बात करें, सबसे पहले हम प्राकरण को ही समझते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि संस्कृत ड्रामा की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, उनमें से एक फॉर्म प्राकरण है। और प्राकरण, अगर हम इस वर्ड को भी देखें, प्राकरण का जो वर्ड मीनिंग है दैट वुड बी दैट यू यू हैव टू डू समथिंग परफेक्टली। तो यहाँ पे ये जैसे महक ने बताया, बिल्कुल रूपक की ही ये टाइप है एक। और रूपक क्या है? ड्रामा है। और ड्रामा जब 5 से 10 एक्ट्स के बीच में होता है, डिविजन्स होती है ना ड्रामास के अंदर, तो डिविजन्स कैसे शो की जाती हैं? एक्ट्स में शो की जाती हैं। तो जब 5 से 10 एक्ट्स का प्ले होगा, सो दैट इज प्राकरण। और जैसे हम नाटक, मैंने अभी कहा नाटक से अलग है ये, क्योंकि ये जो है कौन सा प्राकरण प्ले जो है, अभी जैसे पीयूष ने बिल्कुल सही कहा कि इसमें इमेजिनेशन ज्यादा यूज होती है राइटर की। क्यों? क्योंकि ये जो प्राकरण प्ले है, इट इज अबाउट कॉमन पीपल, इट इज अबाउट देयर सोशल रियलिटी, ठीक है। तो जैसे हमने कहा कि जब कॉमन लोगों से रिलेटेड है तो उसमें कौन से एलिमेंट्स पे फोकस किया जाएगा? श्रृंगार रस, है ना। एक क्या होता है जिसको हम कॉमेडी कॉमेडी कहते हैं ना। सो सो ये उनके इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं। जब हम इस इस किस्म के प्राकरण प्ले पे फोकस करते हैं तो यहाँ पे एक हीरो है, प्रोटैगनिस्ट है। वो चाहे ब्राह्मण कम्युनिटी का हो, चाहे कोई मिनिस्टर हो, चाहे कोई व्यापारी मर्चेंट हो, है ना। तो दैट मीन्स कि ऐसा जो जो प्रोटैगनिस्ट है, जो कैरेक्टर है, वो भी दिखाया जाता है कि बड़ा फॉर्म पीसफुल है। और हमेशा उसका एक ही फोकस है प्राकरण में, जो जो हीरो है, प्रोटैगनिस्ट है, कि वो बहुत ही मैरिट वाइज वर्चू से भरे हुए उसके डीड्स हैं। लेकिन फिर भी उसमें क्योंकि वो आम इंसान है तो सेल्फिश मोटिव्स तो हैं ही हैं उसके। वो इंसान जो है वो डिजायर और मोटिव से भरा हुआ है, तो वो हमेशा उन्हीं चीजों को सीख करता है। और इसीलिए जब वो डिजायर और वेल्थ को फोकस करके उनको, so this becomes the main base of the story of प्राकरण, जितने भी प्लेज हम पढ़ते हैं। अच्छा, दूसरा जो है, जो दूसरा एस्पेक्ट इस प्ले का, प्राकरण का, वो होती है हीरोइन, जो कि कई बार एक नोबल वुमन होती है, या फिर कई बार गन, हम मॉडर्न भाषा में इसको समझे तो जो देवदासीज होती हैं, देवदासीज वो विमेन हैं जो कि पुराने कल्चर, इंडियन कल्चर में वो लेडीज होती थी जो किसी टेम्पल में रहती थी। उस टेम्पल की जो डेटी थी, जो देवता होते थे, ये माना जाता था कि वो उनसे बिहाई हैं, उनसे मैरिड है वो। और वो हमेशा देवदासीज उन देवताओं के लिए, उन आइडल के लिए सिंग करती थी, डांस करती थी। और जो जितने किंग्स थे उनको ये राइट होता था कि वो भी उनके जो ये आर्ट्स हैं उनको वो सुन सकते थे। दे कैन वॉच देम डांसिंग, और किसी को अलाउड नहीं होता था। फिर हम देखते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो देवदासीज गणिका है,
they converted into so many other forms, horse and all, ये सब connected है. तो एक, जैसे हमने पहले कहा कि जब हम प्लेस को समझ रहे थे, प्राकरण प्ले भी ऐसा है जिसमें कि कुछ स्टॉक कैरेक्टर्स होते हैं. जैसे अभिज्ञान शकुंतलम में हमने देखा दुष्यंत का जो फ्रेंड है ना, हंचबैक्ड, कैसा वो कैरेक्टर जेस्टर का रोल प्ले कर रहा है, कॉमेडियन का रोल प्ले कर रहा है. तो यहाँ प्राकरण में एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो कि या तो किसी प्रिंस का साथी है वो, या कोई बहुत ही बिगड़ा सा हुआ एक यंग मैन है ना, या फिर वो एक ऐसा, जैसे मैंने कहा जो कोटिसन होती हैं, कोटिसन मैंने कहा गणिका देवदासियों को कहते हैं. समटाइम्स कोटिसन्स जो होती हैं वो रॉयल कोर्ट में, राज दरबार में अपॉइंटेड देवदासीज होती हैं. तो उनके कंपेनियंस के तौर पे वो स्टॉक कैरेक्टर होता है जिसको कि गाना, म्यूजिक, पोइट्री में वो बहुत अडेप्ट होता है, स्किल्ड होता है ना. और जैसे मैंने अभी कहा कि वो एक जेस्टर, जिसको हमने पहले क्या समझा था, विदूषक, वो उसका रोल प्ले करता है. प्राकरण में भी ऐसा होता है. और क्या होता है प्राकरण में, क्योंकि ये कॉमन लोगों की कहानी है तो इसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं जिनमें कि कुछ थीव्स होंगे, कुछ गैम्बलर्स होंगे, कुछ सर्वेंट्स होंगे, है ना. और ज्यादातर जो सबसे बड़ा डिफरेंस तुम सबको समझना है बच्चों, वो ये है कि प्राकृत में ज्यादातर जो भाषा थी वो प्राकृत होती थी. प्राकृत आम भाषा, आम लोगों की भाषा होती थी. संस्कृत हाई एजुकेटेड लोगों की भाषा होती. और जब हम प्राकरण की बात करते हैं तो मृच्छकटिका बिल्कुल फिक्स, फॉर्मली इसमें फिक्स होता है. शूद्रक का मृच्छकटिका जो है, और एक भवभूति भी राइटर है, उनका भी एक प्ले है मालती माधव की प्राकरण है. सो दिस ऑल यू मस्ट अंडरस्टैंड. अब क्योंकि मैंने प्राकरण की बात की है, नाटक की बात मैंने बिगिनिंग में कर दी थी, जब मैंने कहा कि रूपक बड़ा फॉर्म है प्लेस का, संस्कृत ड्रामा का, उसमें से एक टाइप नाटक है, एक टाइप प्राकरण है. सबसे पॉपुलर नाटक है, जिसमें क्या डिफरेंस तुम सबको पता होना चाहिए, नाटक में 5 से लेके 7 एक्ट्स होते हैं, जो कि तुमने अभिज्ञान शकुंतलम को देखा, 7 एक्ट का प्ले है वो. मृच्छकटिका प्राकरण है वो 10 एक्ट का प्ले है. और क्या मैंने डिफरेंस बताया, नाटक में सेलिब्रेटेड जो स्टोरीज हैं, फेमस कैरेक्टर्स हैं, और वो बड़े जैसे पेनोरमिक व्यू हो जाता है ना, बहुत बड़े लेवल पे, जहाँ पे हीरो की प्रोस्पेरिटी को दिखाया है, कैसे वो महाकाव्य एपिक से ली गई कहानियां हो सकती हैं, पुराणों से हिस्टोरिकल इवेंट्स की कहानियां हो सकती हैं. प्राकरण में ऐसा नहीं होता, वो तो कॉमन पीपल, कॉमन स्टोरी होती है. सो दैट मीन्स यहाँ से जब हम बात करते हैं तो एक और डिफरेंस उभर के आता है कि नाटक इज ऑल अबाउट वीर रस, है ना, क्योंकि ये हीरोइज्म से भरा है, और समथिंग दैट वी कॉल अद्भुत रस, मार्वलस से भरा है. और यहाँ तो सब जो प्राकरण प्लेस है, यहाँ तो या तो हंसी है ना, या फिर कॉमेडी है, या श्रृंगार रस है. ओके, आई थिंक दिस इज इनफ फॉर द इंट्रोडक्टरी पार्ट. हम अब बात करते हैं, क्योंकि शूद्रक से हम डायरेक्ट बात करेंगे वो बिल्कुल जस्टी नहीं करता जब तक कि हम नाट्यशास्त्र की इन सारी बारीकियों को नहीं समझते जो हमने अभी अभी जिक्र की हैं. इतना आपको क्लियर हो गया जब मैंने कहा कि भास का जो प्ले है द पुअर चारुदत्त, ये आप अपने आंसर के इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में लिख सकते हो कि ये जो प्ले है मृच्छकटिका, इसका जो बीज, जो जर्म है, वो कहाँ मिलता है हमें, भास के 4 एक्ट के प्ले में, जिसका नाम है द पुअर चारुदत्त. जब अब अच्छा, जब हम मृच्छकटिका को समझ लेते हैं कि वो एक प्राकरण है, हमने समझा कि प्राकरण कौन सा प्ले होता है, ठीक है. जब आप कई बार प्राकरण मेंशन करते हैं, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी लिख सकते हैं उसके ब्रैकेट्स या कहीं पे भी, अ प्ले इन 10 एक्ट्स, आपको याद रहेगा. फिर
अब जो जैसे मैंने अभी कहा, भास और कालिदास जैसे राइटर्स को जब हम समझते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है उनकी डेट्स को फिक्स कर देना कहीं, है ना, सारी स्पेकुलेशन है। शूद्रक को भी ये माना जाता है, कुछ कहते हैं कि शूद्रक एक इंडियन किंग थे, वो एक ड्रामेटिस्ट थे, 3 प्लेज उन्होंने लिखे थे। मृच्छकटिका, जिसको हमने क्या कहा, द लिटिल क्ले कार्ट। तो उन्होंने एक और भी उनकी कॉम्पोजिशंस हैं, लेकिन जब हम इनको लोकेट करते हैं शूद्रक को हिस्ट्री में, तो उनको कुछ ऐसे मानते हैं कि 3rd सेंचुरी के ना एक